हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम मिस्ट्री। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है 27 नवंबर 2017 से तेलंगाना स्टेट के कैपिटल हैदराबाद के डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल से, जहां एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ भागे भागे आती है। हस्बैंड का चेहरा एसिड से जला हुआ था, साथ ही साथ उनके शोल्डर्स और कुछ और जगह पे भी एसिड के छींटे पड़े थे, जिनसे उनका पूरा शरीर जल रहा था। डॉक्टर्स ने तुरंत उनको अटेंड किया और उनको तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में ट्रांसफ़र किया। इधर वो लेडी काउंटर पे जाकर बाकी के फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर रही थी, जहाँ पे उसने अपना नाम स्वाति रेड्डी लिखवाया और अपने हस्बैंड का नाम सुधाकर रेड्डी लिखवाया। स्वाति रेड्डी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था और वो डॉक्टर से कह रही थी कि तुरंत उसका इलाज किया जाए और कुछ सही से उनको ट्रीटमेंट दी जाए। इधर स्वाति रेड्डी ने अपने घर फ़ोन लगाना शुरू किया, अपने ससुराल में फ़ोन लगाना शुरू किया, क्योंकि स्वाति रेड्डी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में रहती थी जो नागा कर्नूल में पड़ता था। तो स्वाति रेड्डी ने सब जगह फ़ोन लगाकर सबको इत्तला दी ताकि वो सब हॉस्पिटल पहुंच सकें। स्वाति रेड्डी और सुधाकर रेड्डी के 2 बच्चे भी थे, बट फॉर्चुनेटली वो अपने नानी के घर गए हुए थे, जो पास के ही एक गांव तेलकापल्ली में पड़ता था। 2 दिन या 1 दिन पहले ही स्वाति रेड्डी ने उनको अपने नानी के घर घूमने के लिए भेजा था। अब इधर धीरे धीरे हॉस्पिटल में लोगों का आना शुरू होता है। उनके ससुराल से सुधाकर रेड्डी की माँ और उनके छोटे भाई भी पहुंच जाते हैं। उनका अब रो रो कर बुरा हाल था और साथ ही वो पूछ रहे थे स्वाति रेड्डी से कि क्या हुआ, किस वजह से इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया उनके साथ। स्वाति रेड्डी उनको बताती है कि कैसे वो और सुधाकर रेड्डी किसी काम से बाहर निकलते हैं और थोड़े ही दूर जाकर कुछ गुंडे बदमाश उनके पीछे लग जाते हैं और फिर वो लोग सुधाकर रेड्डी के ऊपर तेज़ाब छिड़क देते हैं, एसिड अटैक कर देते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि स्वाति रेड्डी के ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं हुआ, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था, तो इसलिए वो आराम से हॉस्पिटल भी सुधाकर रेड्डी को लेकर आ पाई। अब फैमिली डॉक्टर्स को प्रेशराइज़ कर रही थी कि जल्द से जल्द अच्छा इलाज किया जाए उनका, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये था कि अभी उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। उनका चेहरा 30% तक जल चुका है, पूरे फेस को मरहम पट्टी से ढक दिया गया था। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहा है और वो सुधाकर रेड्डी अब भी किसी तरह का कोई खाना, कोई सॉलिड फूड नहीं खा सकते थे। उनको सिर्फ लिक्विड फूड ही दिया जा रहा था, वो भी पाइप्स के ज़रिए। किसी को भी उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, इन्फेक्शन के डर से। और चूँकि ना वो बात कर सकते थे, ना इशारों में बात कर सकते थे, ना कोई मूवमेंट हो सकता था, इसलिए कंप्लीट रेस्ट के लिए डॉक्टर्स ने किसी को भी मिलने से उनसे मना किया। कुछ दिन बीते, जब उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो डॉक्टर्स ने फैमिली को मिलने के लिए इजाज़त दे दी। फिर डॉक्टर ने बोला उनका चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि उनको प्लास्टिक सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, वरना उनका चेहरा ठीक नहीं दिखेगा। फैमिली में सारे लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अपना ऑपरेशन शुरू करें। इधर डॉक्टर्स के ऑपरेशन शुरू होते हैं और उनका चेहरा फिर से सर्जरी करवा कर ठीक कराया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी कि सुधाकर रेड्डी अब सॉलिड फूड खा सकते हैं। इनफैक्ट उनके हल्के इशारों में बातें भी शुरू हो गई थी। सुधाकर रेड्डी की माँ बहुत खुश हो जाती है इस चीज़ से और वो घर जाकर उनके लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत सारा खाना बनाती है, स्पेशली जो उनके फेवरेट थे, क्योंकि वो माँ थी, उनको पता था इतने दिनों से उनके बच्चे ने कोई खाना नहीं खाया है अच्छे से। तो उन्होंने उनके फेवरेट जो भी पकवाने थी वो बनाए और वो लेकर आ जाती है अपने छोटे बेटे के साथ। ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सुधाकर रेड्डी को खाना देते हैं। तभी एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है कि सुधाकर रेड्डी ने खाने में से एक चीज़ को मना कर दिया और वो था मटन सूप। अब हैरानी की बात ये थी कि सुधाकर रेड्डी का फेवरेट डिश मटन सूप था, उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उनकी माँ थोड़ी सी नाखुश हो जाती है कि पता नहीं क्यों मेरे बच्चे को आज मटन सूप नहीं पसंद है। तो फिर उनको लगता है कि मे बी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उनका दिल नहीं कर रहा हो। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे, उनको ये काफ़ी वियर्ड लगा
कि उनके भाई को उन्होंने बचपन से जाना है, वो देखते आए हैं कि कैसे ये उनका फेवरेट डिश है, उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, उनका पेट भरा भी रहा तो भी वो मटन सूप को कभी ना नहीं करते थे। और अभी तो उन्होंने इतने दिनों से सॉलिड फूड नहीं खाया है और उनका फेवरेट खाना सामने है तो वो क्यों नहीं खा रहे। खैर, किसी तरह से इन्होंने भी उस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, इसलिए अभी उनका खाने का दिल नहीं हो रहा है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सब कुछ चलता गया। अब दिनों के साथ साथ उनके मूवमेंट भी होने शुरू हो गए, उनमें धीरे धीरे बात भी करने लग गए और धीरे धीरे और भी लोग मिलने आते रहते थे हॉस्पिटल्स में। वो क्योंकि लंबे समय तक थे तो काफ़ी सारे घर परिवार के रिलेटिव्स आ रहे थे दूर से। उसमें ये हुआ कि सुधाकर रेड्डी के भाई एक दिन हॉस्पिटल पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि सुधाकर रेड्डी चल रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने इजाज़त दे दी थी कि अब वो थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं अपने बॉडी से, तो उन्होंने जब चलते देखा तो उनको काफ़ी डिफरेंट लगा। उनकी चाल, उनके बॉडी का बिहेवियर, एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो काफ़ी बॉडी लैंग्वेज उनका डिफरेंट लगा। उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या माज रहा है, ऐसा मेरे भाई तो ऐसा नहीं चलते हैं। ठीक, फिर उन्होंने ध्यान दिए और भी बहुत सारी चीज़ों पे कि सुधाकर रेड्डी जब भी किसी परिवार के सदस्य से मिलता है तो वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो उसके साथ पहली बार मिल रहा हो। तो ये भी काफ़ी उसके लिए शॉकिंग था कि जब भी कोई रिलेटिव आते हैं तो वो ऐसा बिहेव करता जैसे कि वो उसके जानता नहीं है, उसका उस रिलेटिव के साथ क्या रिश्ता है उसे नहीं पता है। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सदमे में है, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती गई और सुधाकर रेड्डी के भाई ने इसे थोड़ा ऑड पाया। अब वो और भी चीज़ों पे ध्यान देने लगा, जैसे कि खाने का, जो भी उनकी माँ बनाकर लाती नॉनवेज में वो बिल्कुल नहीं खाता। इनफैक्ट उनके कानों में ये भी बात पड़ी कि सुधाकर रेड्डी ने हॉस्पिटल के स्टाफ को ये कहा था कि वो वेजिटेरियन है, जबकि सुधाकर रेड्डी नॉन वेजिटेरियन है, उसे नॉनवेज बहुत पसंद था। तो ये बहुत उसके लिए वियर्ड था कि जब भी कोई नॉनवेज खाना उनके सामने आता है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो बिल्कुल किसी शाकाहारी इंसान के सामने कोई नॉनवेज खाना ला कर रख दो। धीरे धीरे यही सब चल रहा था और सुधाकर रेड्डी के भाई एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने इस बात की रिपोर्ट लिखवाई कि उनके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ये जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो काफ़ी दिन हो चुका था इस हादसे को हुए। तो पुलिस कह रही है कि जब ये हादसा आपके भाई के साथ हुआ आप तब क्यों नहीं आए, अब तो इतने दिन गुजर गए, जिन बदमाशों ने ये काम किया होगा वो तो अब शायद शहर छोड़कर भाग भी चुके होंगे। तो ये चीज़ सुधाकर रेड्डी के भाई को भी काफ़ी खटकी कि आखिर इतना बड़ा हादसा, इतना जानलेवा हादसा इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई के साथ हुआ, तो उस समय भाभी ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई। और शायद हम लोगों से भी गलती हुई, हमने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। अब यही सब चलता रहा, लेकिन सुधाकर रेड्डी के भाई ने हिम्मत करके अपनी सारी जो भी कन्फ्यूजन उनके दिल में चल रहा था सुधाकर रेड्डी को लेकर, वो सब कुछ पुलिस को बता दिया कि कैसे उसे कुछ दिनों से, जब से ये अटैक हुआ है तब से हॉस्पिटल में उसे कैसे उसके भाई का चाल और बात करने का ढंग और बाकी सारी चीज़ें कैसे अलग लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, ऑड लग रहा है। तो उसी में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनको ये चीज़ काफ़ी रोमांचक लगी। वो काफ़ी एक्साइट हुए इस चीज़ से कि नॉर्मल चीज़ें तो हम डेली करते हैं, राइट। उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी कि कुछ हम एक्साइटिंग करें, तो उनको लगा ये अच्छा मौका है कि कुछ अलग नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मिल रही है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये केस अपने हाथ में ले लिया और फिर अपनी तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस स्टेशन सुधाकर रेड्डी के भाई आ रहे हैं, इसकी खबर किसी को भी नहीं थी, ना फैमिली में और ना रिलेटिव्स में। तो ये चीज़ अभी अंडरकवर ही रहने वाली थी और पुलिस भी इसकी खबर किसी को नहीं देना चाहती थी ताकि कोई भी इससे सतर्क हो, क्योंकि सुधाकर रेड्डी के भाई को अपनी भाभी पे भी थोड़ी शक थी, क्योंकि उनको किसी भी तरह का कोई ऑड नहीं लग रहा था सुधाकर रेड्डी के बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, जबकि वो उनकी पत्नी थी, वो उनके साथ रह रही थी, हर वक्त उनका ख्याल रख रही थी। सुधाकर रेड्डी के भाई को ये भी लग रहा था कि स्वाति रेड्डी पहले से भी ज़्यादा ख्याल अब रख रही है सुधाकर रेड्डी का। तो ये उनको काफ़ी ऑड लग रहा था कि इन भाभी को ऑड क्यों नहीं लग रहा,
ये सब जो अलग चीज़ें वो कर रहे हैं ये उनको क्यों नहीं अलग लग रहा है। तो पुलिस को इन्होंने ये बताया कि उनको अपनी भाभी पे भी थोड़ा शक है। अब पुलिस उसी तरह से छानबीन शुरू करती है और उनका फर्स्ट टारगेट होता है स्वाति रेड्डी। स्वाति रेड्डी की हिस्ट्री खंगालने पे पता लगता है कि वो एक नर्स थी, राइट। और 2014 में इनकी शादी होती है सुधाकर रेड्डी और स्वाति रेड्डी की। उसके कुछ दिनों के बाद ही इनके 2 बच्चे होते हैं और ये अच्छे खासे फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन दोनों बच्चों के होने के बाद स्वाति रेड्डी के पैर में, उनके जोड़ों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सुधाकर रेड्डी उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर ने उनको सलाह दी होती है कि अब आप फिजियोथेरेपी करवाइए, उसी से ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर्स की सलाह मानकर सुधाकर रेड्डी स्वाति रेड्डी को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं जिनका नाम होता है राजेश। सुधाकर रेड्डी जब भी ऑफिस जाते तो स्वाति रेड्डी को राजेश के पास छोड़ जाते थे और इसी तरह से कुछ दिनों से उनका इलाज वहाँ चल रहा था। कभी कभी ये भी होता कि स्वाति रेड्डी खुद ही चली जाती और फिर धीरे धीरे यूँ होने लग गया कि स्वाति रेड्डी को उनके घर छोड़ने भी राजेश आ जाते थे। धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और जब सुधाकर रेड्डी अपने घर पर नहीं होते तो स्वाति रेड्डी राजेश रेड्डी को अपने घर बुला लेती थी और धीरे धीरे ये एक अफेयर में शुरू हो गया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये तो सिर्फ स्वाति रेड्डी ही बता सकती थी। तो इसलिए पुलिस ने ये सोचा कि सुधाकर रेड्डी की अभी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे कुछ पूछताछ की जाए, तो क्यों ना वो स्वाति रेड्डी से ही पूछताछ करे। और इसी तरह से स्वाति रेड्डी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। अब स्वाति रेड्डी, क्योंकि वो किसी तरह की कोई क्रिमिनल नहीं थी, उनका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तो वो पूछताछ में थोड़ी नर्वस हो जाती है। और धीरे धीरे पुलिस की सख्ती के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन के बाद स्वाति रेड्डी हिम्मत तोड़ देती है और उसने कबूल कर लिया और उसने एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई। सब लोग जिसको सुनकर शॉक हो गए और वो बात ये थी कि स्वाति रेड्डी ने कहा कि सुधाकर रेड्डी जो उनके पति है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने उनको मार दिया है। ये सुनकर पुलिस के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। अब सारी कहानी स्वाति रेड्डी के मुंह से पुलिस ने सुनी। जैसे कि हम जान रहे थे कि वो उस फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के पास जा रही थी, तो स्वाति रेड्डी ने इस बात को कबूल किया कि राजेश के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया था और वो उनसे ही प्यार करती थी और वो उनके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन इसके सामने मुश्किल ये थी कि उसके साथ शादी करने के लिए उसे सुधाकर रेड्डी के साथ डाइवोर्स लेना पड़ेगा और इसके पास कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से ये डिवोर्स ले। कि सुधाकर रेड्डी एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पिता थे, सबका अच्छे से ख्याल रखते थे। हालांकि लोगों को ज़्यादा टाइम, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी ये हर चीज़ का ख्याल रखते थे सबका। और इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से डिवोर्स तक बात पहुंच जाए। तो अब स्वाति रेड्डी को ये लगा कि कैसे इसे अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि मैं आराम से राजेश के साथ शादी कर लूँ, और इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। अब एक दिन यूं ही ये बैठकर एक मूवी देख रही थी टीवी पर जिसका नाम था येवड़ू। शायद आप लोगों ने भी देखा हो। तो इस मूवी की ख़ास बात ये थी कि इसमें इसने देखा कि किसी एक्टर का डॉक्टर्स ने उसका चेहरा बिगड़ जाने पे उसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी। ये बात स्वाति के दिमाग में बैठ गई और उसने तुरंत राजेश को फ़ोन किया और सारा प्लान बताया कि कैसे हम भी इस प्लास्टिक सर्जरी के मदद से हम उसे हटा सकते हैं अपने रास्ते से और तुम्हें सुधाकर रेड्डी बनाकर अपने घर में रह सकते हैं। अब हुआ यही, राजेश को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। वो उसके घर आया और इन दोनों ने मिलकर उस मूवी को बार बार देखा। कहते हैं कि लगभग उन्होंने 20 बार देखा इस मूवी को ताकि वो अच्छे से इसको प्लान कर पाएँ। अब इनके प्लान के अकॉर्डिंग 26 नवंबर को राजेश उनके घर आ जाता है और छुप जाता है। जब सुधाकर अपने ऑफिस से आते हैं और सो जाते हैं, तभी राजेश निकलकर उसके सर पे वार करता है एक रॉड से, जिससे सुधाकर रेड्डी बेहोश हो जाता है। अब स्वाति ने अपने कुछ घर के बगल में ही एक अरविंद नाम के व्यक्ति रहते थे जो इनके कोई रिश्तेदार लगते थे, उनको फ़ोन किया और उनको बुलाकर हॉस्पिटल जाती है, उनका इलाज करवाती है और वापस आ जाती है। आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अरविंद उनके घर पे ही सो गया था
और होश आने पे स्वाति ने सुधाकर को ये बोला कि आप नींद में थे और गिर गए थे। मतलब उसने सच नहीं बताया कि क्या हुआ था एक्चुअल में। सुबह के 5 बज गए। अब स्वाति ने अरविंद को जगाया और कहा कि आप अपने घर चले जाइए, और उसे भेज दिया। उसके बाद ये तुरंत राजेश को कॉल करती है, उसे बुलाती है, और चूँकि अभी सुधाकर सो रहा था इसलिए इसने क्या किया, उसे बुलाकर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। अब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वो होता है जिससे व्यक्ति काफ़ी देर तक बेहोश रहता है, और चूँकि स्वाति रेड्डी पहले से ही एक नर्स थी तो काफ़ी एक्सपर्ट थी कि कैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद राजेश और स्वाति ने मिलकर उसे रॉड से मारा, सिलवट्टे से मारा उसके सर पे, ताकि वो अच्छे से तसल्ली से मार दे, उसे पता लगे कि हाँ मर गया है वो। इनफैक्ट उन्होंने तकिए का भी इस्तेमाल किया उसका गला घोटने के लिए। जब उनको लगा कि ये मर चुका है तो उसकी बॉडी को चादर में लपेट के कुछ दूर के बगल के ही एक जंगल में जाकर उसे फेंका है। वहाँ उन्होंने एक गड्ढा खोदा, वहाँ उसे डाल दिया, मिट्टी के तेल छिड़के और उसका शरीर पूरा जला दिया ताकि किसी भी तरह का कोई भी अंश ना मिले। तभी उन्होंने देखा कि उनका चेहरा पहचाना जा सकता है, तो उन्होंने रॉड से और सिलवट्टे से उनका चेहरा और ज़्यादा बिगाड़ दिया ताकि पुलिस या कोई भी उसे पहचान ना पाए। उसके बाद मिट्टी के तेल छिड़क के आग लगा दिए, और उसके बाद उन्होंने मिट्टी से उसके कवर कर दिया और साथ ही साथ कुछ घास फूस और कुछ पत्तों के साथ भी उसे ढक दिया। फिर ये वापस आ जाते हैं। तब तक ये सब होते होते 27 नवंबर हो चुका था, दोपहर हो चुकी थी एक्चुअली में। और तभी स्वाति रेड्डी ने सब जगह फ़ोन करके ये बताया कि इनके साथ ये हुआ। अब सवाल आता है कि जब सुधाकर रेड्डी मर चुका है तो सुधाकर रेड्डी हॉस्पिटल कैसे गया, उनके ऊपर तेज़ाब कैसे छिड़का। उस पर स्वाति रेड्डी ये बताती है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब राजेश को, इस बात के लिए मनाया था कि ये उसका चेहरा बिगाड़ देगी एसिड से, और ये कम एसिड इस्तेमाल करेगी, लाइक सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करेगी जिससे सिर्फ इसका चेहरा 30% जल पाए, और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी की जा सके, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा कि ये सुधाकर रेड्डी नहीं है, और फिर ये दोनों खुश खुशी अपने घर में आराम से शादी करके जी सकते हैं। तो ये प्लान तो बहुत ही अच्छा था स्वाति रेड्डी का, लेकिन शायद स्वाति रेड्डी से ये चूक हुई कि उसने सुधाकर रेड्डी की नॉन वेज पसंद करने की बात उसे नहीं बताई। और कोई भी इंसान जो बचपन से खाने का आदी होता है वो किसी भी एक मोमेंट पे खाने को तुरंत तब्दील नहीं कर सकता, राइट। इवन आप भी कहीं जाते हो, अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हो किसी शहर में पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो हम देखते हैं हमें कितना मुश्किल होता है कि हम खाने को लेकर एडजस्ट नहीं कर पाते। हम बाकी सारी चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बट खाने का एडजस्टमेंट हमसे नहीं हो पाता है, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, और इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा हीरो था, जो सबसे बड़ा डिटेक्टिव था, वो ये शायद मटन सूप ही निकल के आया, जिसने एक्चुअल में स्वाति रेड्डी का भांडा फोड़ा, और साथ ही साथ राजेश का भी भांडा फोड़ा जो एक्चुअल में सुधाकर रेड्डी बन के रह रहा था। अब 10 दिसंबर को स्वाति रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और चूँकि राजेश जो है सुधाकर रेड्डी बन के हॉस्पिटल में था, वो अभी भी डॉक्टर्स के देखरेख में था, तो 14 दिसंबर को उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जब डॉक्टर्स उसे रिलीज़ कर देते हैं और कहते हैं कि अभी जाने के लिए रेडी है। खैर ये थी स्टोरी हमारे आज की। उसके बाद ये होता है कि कोर्ट में पेशी होती है। कुछ दिनों के बाद स्वाति रेड्डी को बेल भी मिल जाता है, लेकिन उनके परिवार से कोई उनको लेने नहीं आता है, क्योंकि सबने यही बोला था कि स्वाति रेड्डी उनके लिए मर चुकी है। तो उसे ऐसा लगता है कि जब मेरे परिवार वाले ही नहीं हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। फिर कोर्ट ने काफ़ी बार उनको समन किया था पेशी के लिए, लेकिन वो नहीं आई, तो फिर कोर्ट ने उनका बेल खारिज कर दिया, और राजेश और स्वाति दोनों पे ही मुकदमे चलने लगे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी मटन सूप किलर की। होप आपको अच्छा लगा हो, और चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मुझसे जो भी गलती हुई या जो भी चीज़ें थी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी मैं उसे और इम्प्रूव करूँ और नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छी वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल सून।